हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के साथ में। अभी काफ़ी लंबा गैप हो गया, इधर कोई किसी तरीके का कोई वीडियो लेक्चर आप लोगों में नहीं दे पाया। उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स थी। मेरे कुछ रिज़ल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आ गए थे, मैं उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ था, अभी भी लगा हूँ। बट अब कुछ मैंने टाइम को एडजस्ट किया है, तो वीडियो लेक्चर बनाने के लिए भी टाइम निकाल पा रहा हूँ आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पूरा पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं। इसके पहले एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कि किसी भी चार्ज को हम लोग मूव कराते हैं तो उसी को पर यूनिट चार्ज में जो भी वर्क करना पड़ता है हमको किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद क्लास 12th में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो 2-4 केसेस पढ़ने होते हैं। जैसे हम लोगों ने फील्ड पढ़ी हुई थी कि किसी लीनियर चार्ज के लिए, किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। वो कभी आगे आपको समझा देंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये सब कुछ हम लोग आज इस लेक्चर में समझने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसके नोट्स वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो सबसे पहले उन नोट्स को आप लोग डाउनलोड करिए। उसके बाद में इस वीडियो लेक्चर को देखिए और उन नोट्स को रीड करिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कैपेसिटेंस होता क्या है या कैपेसिटर क्या होता है, एक चीज़ होती है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें कैपेसिटर होता क्या है, तो अगर इस वर्ड को समझने के पहले एक नॉर्मल तरीके से कोई भी चीज़ समझें, तो हमको पता है कि कोई भी वर्क स्टार्ट करने के पहले, जब हम लोग कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई काम शुरू करने जाते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हुआ था, तो जब इंट्रोडक्शन शुरू हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़े, तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन करने के लिए हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब मैं कैपेसिटर अभी मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो इसका इंट्रोडक्शन आपको कराने में हमको ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर ही बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्मूथली सब कुछ चलने लगे, क्योंकि हम लोग को चीज़ें पता हो जाएंगी। उसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है किसी भी डिवाइस को, करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि उनको किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे पाएँ या किस फॉर्म में वो स्टोर कर पाएंगे, इसी के लिए एक डिवाइस बनाई गई, तो उसको बोला जाता है कैपेसिटर। यही डिवाइस होती है। अब इस डिवाइस का सबसे बेसिक एग्जांपल अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा आपके घर में जो फ़ैन लगा होता है, उसमें जो बैटरी और सेल के शेप का एक वाइट कलर का इतनी बड़ी सी डिब्बी लगी रहती है, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर एक तरीके से कैपेसिटर ही होता है। अब बैटरी, सेल और कैपेसिटर में डिफरेंस है, इन दोनों को एक मत समझें आप। बैटरी सेल का भी काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो कराना, अपने अंदर स्टोर करना, और कैपेसिटर का काम भी यही होता है। लेकिन कैपेसिटर बैटरी के कंपैरिजन में बहुत बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है। दूसरी बात, जो कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन जो एनर्जी डिवाइस को देता है वो सिर्फ एक बार देता है, केवल स्टार्ट में। अगर सिंपल लैंग्वेज से समझना चाहें तो एक तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, एक बार में एनर्जी स्टोर करता है और एक ही बार में एनर्जी उस डिवाइस को दे देता है। जबकि जो बैटरी या सेल होता है वो लगातार क्या करता रहता है, एनर्जी देता रहता है। जैसे टॉर्च हुआ या रिमोट हमारा हुआ, रिमोट में हम लोग सेल डालते हैं, तो वो सेल लगातार उसको एनर्जी देता रहता है। लेकिन कंडेंसर का काम ये होता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के पहले, उस फैन को स्टार्ट करने के पहले उसमें एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं वो एक साथ उसको
एनर्जी दे देता है और वो स्मूथली फैन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस requires huge amount of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग बोलते हैं मतलब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, कैपेसिटर, कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को किस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट, या सीधे से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को और अच्छे से अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रिकल करंट भी किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के, मतलब बहुत सारा चार्ज उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होती है? इट इज़ अ डिवाइस which stores huge amount of electrical energy and release at once। तो कैपेसिटर क्या होती है? इट इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलीज एट वंस। ये बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है और उसको क्या करता है, जैसे ही डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही वो उसको एनर्जी दे देता है। और क्यों दे देता है? अगर सिंपल तरीके से समझना चाहें, टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बैटरी का काम भी यही होता है, हमको पता है। जो बैटरी है, सेल होता है, वो भी क्या कर रहा होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है, एनर्जी का फ्लो कराता रहता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में पहली बात तो ये कम एनर्जी को स्टोर कर पाता है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, जबकि जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितना करंट ये अपने अंदर स्टोर करता है? कोई 1000 2000 एम्पियर नहीं करता, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 50 एम्पियर भी अपने आप में बहुत बड़ा करंट होता है। उतना करंट ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और अगर इसके सिंपल सा इसका एग्जांपल समझना चाहें तो उसका एग्जांपल क्या होता है? कंडेंसर। तो कैपेसिटर भी एक तरीके से कंडक्टर ही हुआ है, एक कंडक्टर ही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर ये स्टोर कर रहा होगा और उसके बाद रिलीज करेगा तो कोई हमारा कंडक्टर ही जो होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा, उसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो हो सकता है। तो हम सिंपली दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कैपेसिटर इज अ कंडक्टर विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलीज एट वंस टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एनी डिवाइस। किसी भी डिवाइस के स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और टाइम जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है? उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। अब इसी में अगली चीज़ आती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है वो देखते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटर तो हम लोगों ने देख लिया, एक डिवाइस थी जो क्या करती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती थी और इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने पर उस एनर्जी को रिलीज कर देती थी और इंस्ट्रूमेंट आसानी से चलने लगता था। किसी कूलर में कंडेंसर लगा हुआ है, उसने क्या किया? 20 एम्पियर का करंट उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारा कूलर स्मूथली स्टार्ट हुआ और बाद में उसने अपनी स्पीड पकड़ ली, वो आराम से चलने लगता है बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी रुकावट के। ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उसमें कंडेंसर लगा है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब आपके घर में फ़ैन की स्पीड कुछ स्लो हो जाती है और आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो वो सीधे सबसे पहली बात जो बोलता है, जो पहले उसको बीमारी दिखाई पड़ती है फ़ैन में, वो यही बोलता है कि आपका कंडेंसर गड़बड़ हो गया है। हम कंडेंसर मार्केट से लेकर के आते हैं, उसको वो
हटा के नया कंडेंसर लगाता है और हमारे फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है। अब बढ़ क्यों गई? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो रहा था उसमें वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उस नए कंडेंसर ने क्या किया, अपने अंदर जो एनर्जी थी, क्योंकि नया कंडेंसर था उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, उसने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी उस फैन को दिया और उस फैन की स्पीड अपने आप बढ़ गई। तो कैपेसिटर तो एक डिवाइस हो गई, कैपेसिटेंस इसी डिवाइस की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटेंस सिंपल हम बोल सकते हैं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर या कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस क्या हुआ? कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर टू स्टोर एनर्जी एंड रिलीज एट वंस। यानी कि कैपेसिटर जिस कैपेसिटी से अपने अंदर, जिस एबिलिटी के साथ में अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कराएगा, उसी को हम बोलेंगे उसका कैपेसिटेंस। इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है कैपिटल सी से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन V। अब हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो यहाँ पर पोटेंशियल का क्या काम पड़ गया? अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसके फॉर्मूले में पोटेंशियल क्यों आया। अब पहली बात तो फॉर्मूला बना दिया गया है, फंडामेंटल फार्मूला है, तो अब ये हम नहीं बोल सकते कि V आया क्यों, लेकिन V आया है तो उसको हम समझ सकते हैं क्यों आया है। सपोज करिए कोई एक कैपेसिटर है, कंडक्टर है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज था पहले से। अब हम क्या चाहते हैं कि इस कंडेंसर को, इस कैपेसिटर को हम लोग और ज़्यादा एनर्जी दे दें, और ज़्यादा एनर्जी इसमें स्टोर करा दें। तो हमने क्या किया, हम लोग हमेशा इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, पोटेंशियल के नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो लेक्चर मैंने इसका नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करना चाहते हैं इसमें, और ज़्यादा, बाई द वे क्यू चार्ज है ये। अब क्या किया, इसमें हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज इसमें डाल दें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज के ही टर्म में मिलती है। हम चाहते हैं इसमें और ज़्यादा चार्ज डाल दें, और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल दें, जिससे कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी और बढ़ जाए। अब क्या हो गया, हमने इस चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ लाना शुरू किया। अब ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी प्लस डी क्यू था, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन हम लाना चाहते हैं। यानी कि ये करने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल हमने पढ़ा हुआ है क्या, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पर यूनिट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कराने के लिए जो भी वर्क करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको लिखें इस चीज़ को, ये मान लिया इस एक पॉइंट तक लेके आना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे VA माइनस V इन्फिनिटी। यानी कि इस चार्ज DQ को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में हमको जो वर्क करना पड़ रहा है वही होता है पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये हो गया 0, यानी कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यानी कि किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए हमको जो भी वर्क करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, जब एनर्जी स्टोर करानी होगी हमको, तो हमें कोई ना कोई वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पोटेंशियल भी आ रहा है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कैपेसिटर के लिए, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है, एक तो होती है फैरेड, अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो एक यूनिट इसकी हो गई फैरेड, एक हो गई कूलम पर वोल्ट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रजिस्टर, वो भी एक तरीके की डिवाइस होती थी, एक तरीके का अरेंजमेंट होता था। उसका काम क्या होता था कि वो जो भी हमारा चार्ज का, वो हमारे चार्ज का फ्लो होता था या करंट का फ्लो होता था, उसको क्या कर रहा होता था, बैलेंस कर रहा होता था। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो इस बार रेजिस्टेंस को और थोड़ा एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टर का काम क्या होता है कि वो अपोज करता है करंट का। एक तरीके जैसे सिंपल हम लोग समझें तो हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉज ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, फ्रिक्शन के तरीके का काम होता है कि उस फोर्स को अपोज कर रहा होता है, करंट को अपोज कर रहा होता है।
उसी तरीके से कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी को स्टोर कराता है। इसी तरीके से हम लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे, एक जब मैग्नेट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पढ़ेंगे इंडक्टर। तो एक हम लोगों ने पढ़ा है आरसी रजिस्टर, एक पढ़ रहे हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इंडक्टर, और यही तीनों मिलकर बना देंगे एक एलसीआर सर्किट। ये आगे की बात है कि यही तीनों एलसीआर सर्किट हम लोग ऐसा सर्किट पढ़ेंगे जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा होता होगा, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, उसको हम लोग नाम दे देंगे एलसीआर सर्किट। ये मैग्नेट में हम लोग को पढ़ना है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होती है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू रिलीज इट एट वंस, टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एनी डिवाइस। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कम करने के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जो क्या करती है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर लेती है, और जब जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं वो पूरा जो एनर्जी जितना स्टोर किया था उसको रिलीज कर देती है और हमारी डिवाइस आराम से चलने लगती है। और किसी भी डिवाइस की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। इट इज़ अ कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर और कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलीज एट वंस। ये कैपेसिटी की बात हो गई। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है सी से, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब पोटेंशियल यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि बार बार हम लोग बात तो एनर्जी की कर रहे थे। पोटेंशियल इसलिए आया कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होंगे, तो वो देने में हमको बहुत सारा वर्क करना पड़ रहा होगा। और वर्क हमेशा हम लोग फिजिक्स में किस फॉर्म में देखते हैं? पोटेंशियल के फॉर्म में। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कोई भी चीज़ लेकर के जा रहे हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है वो एक तरीके से पोटेंशियल भी होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना? सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, कूलम पर वोल्ट। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो फैरेड, और वैसे कूलम पर वोल्ट हो गई। और इन्हीं से ही इन आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग एक एलसीआर चीज़ पढ़नी है, एलसीआर सर्किट पढ़ना है, जिसमें रेजिस्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। और तीनों काफ़ी हद तक मिलती हुई चीज़ें हैं, तीनों कैपेसिटीज़ हैं और रेजिस्टेंस हैं। अब ये कैपेसिटर डिपेंड किस पे करता है, इसको देखते हैं। कैपेसिटर की डिपेंडेंसी किस किस बात पर होती है? हमने पढ़ा सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब देखने में हमको लग रहा है कि सी चार्ज पर डिपेंड करता होगा, पोटेंशियल पर डिपेंड करता होगा, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, और इसी का एक फॉर्मूला पढ़ा था रो एल अपॉन ए। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोगों को क्लास 12th में इसको और अच्छे से पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th का हमको थोड़ा बहुत याद है, 10th का तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस कहीं से भी पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि ये डिपेंड करता था डायमेंशंस पर। देखिए, लेंथ होती है कंडक्टर की, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, रो रेजिस्टिविटी होती है। उसी तरीके से जो कैपेसिटर होता है वो भी किस पे, कैपेसिटेंस भी किस पे डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर के डायमेंशन पे करेगा। इसके अलावा मीडियम पे करेगा। अब मीडियम पे कैसे करेगा यह भी समझ में आएगा आप लोगों को। मीडियम पे करता है तो कंडक्टर कहीं से भी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कैपेसिटेंस, बल्कि जो भी कंडक्टर लिया जा रहा होगा उसके डायमेंशन में करेगा, उसकी यूनिट पे करेगा, मीडियम पे करेगा, लेकिन क्यू और वी पर नहीं करता है। सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे रेजिस्टेंस की होती हैं। जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा डायमेंशन पे करता था, उसी तरीके से कैपेसिटेंस भी हमारा डायमेंशन पे करेगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों को कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं। वैसे कैपेसिटर जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले स्फेरिकल। इस बार बोर्ड ने बहुत सारा आपका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है। बहुत सारा तो नहीं बोलेंगे, 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, वो ना के बराबर है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि हर चीज़ पढ़िए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपका सिलेबस सीबीएसई में, एससी बोर्ड में रिड्यूस कर दिया गया था। और जो रिड्यूस भी कराया गया है 30%, वो भी ना के बराबर है बिल्कुल। अगर आप बड़े खुश हो रहे हैं सोच करके कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, बहुत खुशी की बात है ये।
तो सिलेबस ऐसा कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक्स रिड्यूस करे गए हैं, पूरे पूरे चैप्टर या पूरे पूरे कॉन्सेप्ट नहीं हटा दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैथ की बात करें तो पार्शियल इंटीग्रेशन को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिना पार्शियल इंटीग्रेशन के लग ही नहीं सकते। और पार्शियल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये तो लगाने के तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो उसमें से एक तरीका हटा दिया गया है, केवल इंटीग्रेशन आपको पूरा पढ़ना है। यही चीज़ फिजिक्स में है। फिजिक्स में अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक लाइन चार्ज हटा दिया गया है, एक प्लेन शीट के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हटा दिया गया है, तो ठीक है वो हटा दिया गया होगा, लेकिन आप जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तब आप लोग प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होंगे। तो कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है, केवल ये आप लोगों का वहम है। इसलिए कोशिश करिए हर चीज़ को पढ़िए, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको कुछ करना है, सिर्फ 12th ही नहीं करना है इस बार, इसके बाद भी बहुत कुछ करना है। तो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला स्फेरिकल, दूसरा पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर बोर्ड के टॉपिक की बात करें तो केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सिलेबस में है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझने के पहले हमको स्फेरिकल कैपेसिटर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा ओवरव्यू मिलता है कि वाकई में कैपेसिटर होता क्या है, इसके लिए एनर्जी किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से ये केवल डायमेंशन पे ही डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल पे करता है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की करना चाहते हैं, तो उनके सिलेबस में स्फेरिकल कैपेसिटर भी होगा। तो हर चीज़ अगले साल के लिए ना रखें, बल्कि इस साल भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। 3 तरीके के होते हैं, स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो हमारा कंडेंसर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब वो देखने में हमको बैटरी के स्टाइल का लग रहा होता है, बट उसके अंदर जो प्लेट्स लगी होती हैं वो पैरेलल प्लेट इस तरीके से लगी होती हैं। बाहर से उसके कवर क्या कर दिया जाता है, सिलेंड्रिकल बना दिया गया है, होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही। तो अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर अब स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तो सिंपल सी बात है, जो भी इस कैपेसिटर में जो भी कंडक्टर लिया जा रहा होगा उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो मान लिया ये हमारा क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर था। इस तरीके से इस पे हम क्या कर रहे थे, चार्ज लेकर के आ रहे थे और इसमें स्टोर कराते जा रहे थे, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती रहे। तो हमने पढ़ा हुआ है जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर में जब भी हम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करा रहे होते हैं, तो उसके लिए जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ अपॉन R। मान लिया इसकी रेडियस है R। ये अभी फिलहाल आपको पोटेंशियल नहीं मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप इस चीज़ को एक तरीके से याद कर लीजिए, या नोट्स पढ़ करके समझ पाइए तो समझ लीजिए। जो पोटेंशियल होता है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वो होता है KQ अपॉन R। इस V की वैल्यू हम लोग उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो आया Q अपॉन KQ अपॉन R। ये Q से Q कैंसिल हो गया और ये आया R अपॉन K। अब हमको पता है जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 K की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ से C आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर आया। ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसको देख करके हमको समझ में आ रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है। ये 4 पाई ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट जो कि क्या है हमारी वही परमिटिविटी, और नॉट लगा हुआ इसलिए एयर में है, लेकिन ये हो सकता है किसी भी अदर मीडियम के लिए भी दिया गया हो, यानी कि ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
तो मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, था मीडियम पे, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा आपको बताया डायमेंशन पे, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि ये डायमेंशन है। कहीं पर भी आपको चार्ज और पोटेंशियल नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इससे बात प्रूफ हो गई कि हाँ स्पेरिक जो भी कैपेसिटर होते हैं वो डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं या तो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसी में एक चीज़ आती है एनर्जी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी कैपेसिटर को, हम लोग कैपेसिटी उसको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, इसके बारे में बात करते हैं। अब हमको क्या करना पड़ रहा है, अब एनर्जी की बात हो रही है, कैपेसिटेंस की एनर्जी हमको क्या करना पड़ा, और बात हमारी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ही चल रही है। देख लो, एक मिनट आ रहा है स्क्रीन पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की, किसी भी कैपेसिटर में की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कोई स्फीयर था, इसमें पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर था, हम लोग इस पॉइंट से क्यू चार्ज इसमें और लेके आ रहे थे। जब हम लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे तो हम लोग को बहुत सारा वर्क ये चीज़ करने में, इस क्यू को इस सरफेस में लाने पर करना पड़ रहा होगा। यही वर्क किस फॉर्म में हमारा फिक्स हो जाता है, सेव हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है हमारे ग्रेविटेशन में भी। पोटेंशियल, जब भी पोटेंशियल की बात होती है, पोटेंशियल के हम लोगों को दो जगह पर पढ़ने को मिलेगा, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दूसरा ग्रेविटेशन में। तो सपोज करो किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर जो हमारा कंडक्टर था, जब एकदम स्टार्टिंग ये हम बात करें, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर जो हमारा कंडक्टर या कैपेसिटर था उसमें चार्ज रहा होगा 0। भाई हम लोग धीरे धीरे करके लाए होंगे, पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था भाई, दबा पहले मान लिया कोई चार्ज नहीं था, पहले ये बिल्कुल प्लेन कंडक्टर या कंडेंसर हमने फैन में लगाया, प्लेन होता है, इसमें भी सेल्फ भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है, लेकिन हम स्टार्टिंग जब तक हमने इसको दिया नहीं तब तक हम मान के चल रहे हैं कि इसमें किसी तरह कोई चार्ज नहीं रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसको अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मार्केट से ख़रीद के लाए कंडेंसर, इस समय कोई चार्ज नहीं है। अब क्या किया, इसको हमने अपने फ़ैन में लगाया, तो सबसे पहले एक चार्ज, एक क्यू इसके अंदर गया, फिर इसके अंदर प्लस क्यू गया, फिर प्लस क्यू गया, प्लस क्यू गया। एक कंडीशन ऐसी आ गई होगी कि इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर बहुत सारी क्या हो चुकी होगी, सेव हो चुकी होगी। तो सपोज करो जो हम ले करके आए होंगे, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 इसमें चार्ज 0 रहा होगा और किसी तरह की कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा होगा। लेकिन कैपेसिटेंस इसमें क्या रहा होगा, कैपेसिटेंस इसका C रहा होगा। क्यों, कैपेसिटेंस एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, ना कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल पे। जब हम इसको ले करके आएंगे उसी समय इसका कैपेसिटेंस डिफाइन होगा कि इतने कैपेसिटेंस का ये आप कंडेंसर ले करके जा रहे हैं। तो किसी t इक्वल टू 0 टाइम पर इसमें चार्ज 0 था, इसमें पोटेंशियल 0 था। अब थोड़ी देर बाद जब धीरे धीरे चार्ज ने जाना शुरू किया या हमने चार्ज को मूव कराना शुरू किया होगा, तो किसी टाइम t इक्वल टू t पर हमने मान लिया चार्ज होगा स्मॉल q, पोटेंशियल होगा स्मॉल v, कैपेसिटेंस अभी भी C है। फाइनली जब टाइम इक्वल टू t हो गया, यानी कि अब इसमें हम पूरा चार्ज भेज चुके हैं, इसको जितना स्टोर कराना था उतना स्टोर करा चुके हैं, उस समय चार्ज हो गया कैपिटल Q और पोटेंशियल हो गया कैपिटल V, और ये हो गया C इक्वल टू Q अपॉन V। अब ये सब करने में हमको क्या करना पड़ा है, कहीं ना कहीं हमको वर्क करना पड़ा होगा इस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, इसको चार्ज को मूव करा है, पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये सब करने में हमको कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ रहा होगा। मान लिया हम इन्फिनिटी चार्ज को लेकर के आ रहे थे और पॉइंट ये इसकी रेडियस R है और पॉइंट A तक लेकर के आ रहे थे, या स्फीयर A तक लेकर के आ रहे थे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, VA माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू DW अपॉन DQ, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ रहा है, तो छोटा छोटा वर्क कर रहे होंगे हम लोग, एक चार्ज को उठाया छोटा सा वर्क किया, दूसरे चार्ज को उठाया छोटा सा वर्क किया,
इसलिए dw/dq। इन्फिनिटी से जो भी चीज़ आ रही होती है, इन्फिनिटी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, ज़ीरो। इन्फिनिटी कोई अता पता नहीं हमें, सिंपल इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू dw/dq या dw इक्वल टू v dq। इतनी बात हो गई। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है c इक्वल टू q/v, या v को हम लिख सकते हैं इसी तरीके से q/c। अब इसी v की वैल्यू उठा करके यहाँ पर हमको रख देनी है, तो dw इक्वल टू q/c dq। अब जीरो से काम स्टार्ट किया गया होगा w तक, और यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज हमारा चेंज हो रहा होगा। जीरो चार्ज से हम लोग क्यू चार्ज तक, कैपिटल क्यू चार्ज तक हम लोग आ रहे होंगे। ठीक, उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आया w इक्वल टू 1/c को बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेट किया तो q²/2, या w इक्वल टू, और जीरो से q उसकी हमने लिमिट लगा दी थी, तो q²/2c। और ये जो वर्क होता है यही किस फॉर्म में हमारा सेव हो जा रहा है, या किस फॉर्म में लग रहा होगा, एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं E इक्वल टू q²/2c। अब इसी फॉर्मूले को तरह तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमने q को अगर हम लिख देते हैं vc, अगर q को vc लिख दें, v²c²/2c, एक c से c चला गया, यानी कि हाफ cv², एक फार्मूला ये हो गया। अब एक फार्मूला qc के टर्म में हो गया, एक cv के टर्म में हो गया। अब दूसरा फार्मूला हम लोग q और v के टर्म में भी निकाल सकते हैं, c इक्वल टू q/v। अब यहाँ पर c इक्वल टू q/v लिख सकते हैं, यानी कि इस फार्मूले को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्पेरिकल कैपेसिटर सबसे पहले होता क्या है, स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, c इक्वल टू 4πε0। वहाँ से हमको पता चला कि कैपेसिटर जो होता है, वो कैपेसिटेंस जो होता है वो कहीं से भी डायमेंशन पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी कैपेसिटर को एनर्जी देने के लिए, हमको कितना वर्क करना पड़ रहा होता है, या किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग एनर्जी फाइंड करी है कि एक कंडेंसर लिया गया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया, t इक्वल टू 0 से चार्ज देना शुरू किया। जब t इक्वल टू 0 रहा होगा तो इसमें कोई चार्ज नहीं था, किसी तरह कोई पोटेंशियल नहीं था, लेकिन कैपेसिटेंस था, क्योंकि कैपेसिटेंस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। धीरे धीरे हमने चार्ज देना स्टार्ट किया, एक टाइम t इक्वल टू t पर हम लोगों ने q इक्वल टू q चार्ज दिया, और v जिससे कि स्मॉल v पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जनरेट हुआ, और कैपेसिटेंस c। फाइनली जब हम पूरा चार्ज मूव करा चुके तो हमने लेट किया कि कोई टाइम कैपिटल t रहा होगा, उसमें कैपिटल q चार्ज टोटल इस स्पेरिकल कंडक्टर में, स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या हो गया है, स्टोर हो चुका है, और उसमें पोटेंशियल जनरेट हो चुका है v। चार्ज को हमको मूव कराने के लिए किसी न किसी तरीके का वर्क करना पड़ा होगा, जिसको हम लोग जानते हैं, डिफाइन करा गया है पोटेंशियल में कि v इक्वल टू w/q। इन्फिनिटी से a तक ला रहे थे, इसलिए v माइनस v इन्फिनिटी इक्वल टू dw/q, जब v इक्वल टू dw/q। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो dw इक्वल टू v dq। अब v को हम लोगों ने निकाल लिया q और कैपेसिटेंस के टर्म में, q/c। जीरो से काम स्टार्ट करना शुरू किया था, w तक वर्क किया, और जीरो चार्ज से हम लोग कैपिटल q चार्ज तक पहुँचे। इसको इंटीग्रेट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारा e आ गया q²/2c। ये एक तरीके से क्या है, हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेरिकल कैपेसिटर। इसको लिख सकते हैं एनर्जी, यहाँ पे लिखे देना है कितनी एनर्जी स्टोर हम लोग कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेरिकल कैपेसिटर। ये आती है इक्वल टू q²/2c। अब ये qc के टर्म में हमने रिलेशन निकाला, ये cv के टर्म में निकाला, इसी तरीके से आप qv के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। तीसरा वाला कुछ नहीं करना है, बस c की जगह हमको q और v के टर्म में रिलेशन लिख देना है। तो ये था हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर। हम लोग को आज कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन पता चल गया है। अब वही काम हो गया जो कैपेसिटर करता है कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, अब स्मूथली इंस्ट्रूमेंट चलता रहेगा, तो वही हमने भी कर लिया, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली है, और कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन अब हमको समझ में आ गया है। अब जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसको आसानी से हम लोग समझ सकेंगे। और ये लॉकडाउन, कोविड-19, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये समझ लीजिए आप लोगों को जो रेगुलर स्कूल वाला स्टाइल होता है पढ़ाई का,
वो मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स का भी ये सिस्टम रहने वाला है। एग्ज़ाम तो होंगे ही, 0 सेशन आप लोगों के लिए नहीं होगा, हाँ छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, तो ये बात भी दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद कोविड इस साल है, पता नहीं अगले साल होगी ना हो। नेक्स्ट ईयर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने होंगे, कुछ लोग जेईई के लिए जाएंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिए जाएंगे। तो भैया पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, इसलिए टाइम को मत वेस्ट करिए, पढ़ते रहिए। और जितनी मदद मैं कर पा रहा हूँ आप लोगों की कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम हो मुझको बताइए। और मेरे मैं जो कुछ भी ये कर रहा हूँ, वेबसाइट हो या यूट्यूब चैनल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसको अपने और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसको देखिए, नोट्स को रीड करिए। कल हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।